Hello and welcome my dear students. Welcome to your YouTube channel SS Classes of Chemistry. मैं रितेश सिंह आपका केमिस्ट्री टीचर हाजिर हूँ फिर से एक बार केमिस्ट्री में एक नए कंसेप्ट को पढ़ाने और समझाने के लिए। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट क्लास हम लोगों ने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का किया था और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कॉपी और पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। कौन सा टॉपिक? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं? ओके, या फिर कौन कौन ऐसा फैक्टर है जिनसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्फ्लुएंस्ड होता है? ओके, तो इसमें पहला है कंसंट्रेशन। पहला कौन है? कंसंट्रेशन। तो ध्यान से लिखिए मेरे साथ। The rate of chemical reaction at a given temperature depends upon the concentration of one or more reactant. Okay, तो इसके बारे में कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। इसके बारे में हम लोगों ने रेट लॉ में भी पढ़ चुका है, पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो क्या पढ़ा है? रेट लॉ में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। चलिए रेट लॉ को भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। M1A प्लस M2B मिलके प्रोडक्ट बनाया था। तो रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ था कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y को के। तो आपने देखा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A B। तो अगर हो सकता है कि X का वैल्यू 1 हो और B का Y का वैल्यू 0 हो तो सिर्फ इसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दोनों का वैल्यू 0 हो जाए तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और वो होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो ये था पहला टर्म कंसंट्रेशन। चलिए कंसंट्रेशन को हम लोगों ने किया खत्म। कंसंट्रेशन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो कैटलिस्ट के बारे में। ओके, सेकेंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या रोल है भाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर? तो लिखिए सबसे पहले कि कैटलिस्ट है क्या। कैटलिस्ट वो केमिकल है या फिर हम डिफिनेशन बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए। द सब्सटेंस which increase the rate of chemical reaction without undergoing permanent change in the chemical reaction. ओके, तो बिना केमिकल रिएक्शन में किसी परमानेंट चेंज किए बिना अगर केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है तो उसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है, इसका आप रिएक्शन कराएंगे KCl प्लस O2 बनेगा, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, आराम से बन रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसमें एक कैटलिस्ट MnO2 ले लें, MnO2 को कैटलिस्ट के रूप में, तो ये रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा।
ओके तो कैटलिस्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करता है। कैटलिस्ट के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जब हम लोग कॉलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, तब कॉलिजन थ्योरी में इस पे के ऊपर हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे कि क्या इफेक्ट है, उस समय देखेंगे। ओके तो अभी फिलहाल डिफिनीशन, तो डिफिनीशन में हम लोग को ये पता चला कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैटलिस्ट इंक्रीज करता है। ओके चलिए अब आइए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में भी नेक्स्ट आगे हम लोग कॉलिजन थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। टेम्परेचर जनरली होता क्या है, जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे पार्टिकल्स के बीच में जो क्या बोलते हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करता है ना, यानी पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है। तो जैसे ही पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन भी फास्ट हो जाएगा। तो जब पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन फास्ट होगा तो बताइए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल ही करेगा। तो टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेज। ओके तो अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेट भी इंक्रीज करेगा। इसके बारे में भी हम लोग फिर से कॉलिजन थ्योरी में पढ़ेंगे डिटेल्स में, लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करता है जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो ऐसा ये भी माना गया है कि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को अबाउट 10 के, है ना, 10 के इंक्रीज करते हैं, मतलब 10 केल्विन इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जस्ट डबल हो जाता है ना। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज जस्ट डबल्ड व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर अबाउट 10 के। ओके 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जस्ट डबल हो जाता है। तो ये थर्ड था टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने पढ़ा, टेम्परेचर के ऊपर देखा कि कैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के बाद अब फोर्थ पॉइंट नेचर ऑफ रिएक्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट को भी हम लोग अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। पहला फिजिकल स्टेट, फर्स्ट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट। तो ऐसा माना गया है या फिर आप समझ भी जाएंगे इसको कि फिजिकल स्टेट पे कैसे डिपेंड करता है। तो सॉलिड का रिएक्शन सबसे स्लो होगा, उससे फास्ट होगा लिक्विड का, और उससे भी फास्ट होगा गैस का, है ना। तो ये रेट का ऑर्डर है, रेट इंक्रीज करता है इस ऑर्डर में, है ना। सबसे फास्ट कॉलिजन गैसेस में होगा तो रिएक्शन भी फास्ट होगा, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे स्लो किसका होता है, सॉलिड का। तो आपने देखा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, गैसेस का रिएक्शन फास्ट, फिर लिक्विड का, फिर सबसे स्लो सॉलिड का। चलिए नेक्स्ट बी फिजिकल साइज। और ये फिजिकल साइज जो है ना सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर सॉलिड, ओनली फॉर सॉलिड। तो जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा पार्टिकल होगा रिएक्टेंट का, उतना ही स्लो रिएक्शन होगा, है ना। तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल, साइज ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स। आई बात समझ में? तो रिएक्टिंग पार्टिकल्स के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट सी है नेचर ऑफ बॉन्ड, बोल दीजिए इसको आप, क्या सी है, नेचर ऑफ बॉन्ड। अब देखना जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, इसके बारे में लिखेंगे, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस देन सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन अप एंड सम न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ओके इन द केमिकल रिएक्शन सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन अप एंड सम न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो जब नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और कुछ बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पे चाहिए क्या कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में डिफरेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं और उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है ना। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा और उतना ही स्लो रिएक्शन होगा,
है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर, या फिर आप ऐसा समझे कि नेचर ऑफ बॉन्ड अगर मिलता जुलता हो, जैसे किसी के बीच में सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है ना, तो हो सकता है रिएक्शन फास्ट हो, लेकिन ट्रिपल और सिंगल हो तो हो सकता है कि रिएक्शन स्लो हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी की आवश्यकता है। हो सकता है नहीं, ये श्योर है ना, कि अलग अलग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत होती है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दें, नेचर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स में है क्या, जैसे अगर NO प्लस O2 ये रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा NO2, और CO प्लस O2 ये अगर रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CO2। अब ये रिएक्शन जो होता है वो होता है फास्ट, और ये रिएक्शन होता है स्लो। ओके, तो नेचर ऑफ बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना बॉन्ड डिफरेंट होगा तो उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, ऐसा माना गया है, या फिर जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होती है वो रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कॉलिजन थ्योरी में। अब ये नहीं कहना कि सर सारा चीज़ कॉलिजन थ्योरी के ऊपर छोड़ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल कॉलिजन थ्योरी में हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में। चलिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी so that the energy of chemical reaction is equal to the threshold energy. Okay, अब threshold energy क्या है, तो जितना रिएक्शन का the energy of reactant so that a chemical reaction takes place is known as threshold energy। मतलब क्या हुआ कि किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जितना एनर्जी की जरूरत है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी से थोड़ा सा एनर्जी कम है, उसको चाहिए, तो जितना एनर्जी हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दोनों मिलके होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलिए, समझ में आई बात। नंबर 5 में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो नंबर 5 में बच गया सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के सरफेस एरिया में, मतलब एरिया के बारे में देखेंगे तो देखना ये भी सॉलिड के लिए ही होता है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए। गैस और लिक्विड को मिलाएंगे तो फटाफट सब एक दूसरे में मिक्स होकर फटाफट रिएक्शन होगा ना, तो ये एप्लीकेबल है किसके लिए, तो सॉलिड के लिए। सॉलिड का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा, और सॉलिड का सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना ही स्लो रिएक्शन होगा। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल, CaCO3 मार्बल है, और ये मार्बल का एक पीस है ना, मार्बल पीस PIECE, ये पीस है, इनका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दीजिए, क्या बनेगा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अब देखिए सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड भी यही रिएक्शन हो रहा है, CaCO3 प्लस HCl मिलके बनाया CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अब इस रिएक्शन में क्या है, ये भी मार्बल ही है, लेकिन अब मार्बल का पीस नहीं है, हम लोग उसका पाउडर ले लिए हैं, मार्बल पाउडर्ड। तो ये पाउडर्ड मार्बल है और ये पीस है मार्बल का। बताइए ये रिएक्शन फास्ट होगा या ये रिएक्शन फास्ट होगा? ऑब्वियसली ये रिएक्शन फास्ट होगा और ये रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि मार्बल के पीस में, उस मार्बल के पीस को देखिए, सरफेस एरिया उसका अगर देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ उसके सरफेस पे ही ना आएगा, लेकिन जैसे ही वो पाउडर्ड हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करेंगे आसानी से पूरे CaCO3 में, मतलब पूरे सब्सटेंस में मिक्स हो जाएगा, तो ये रिएक्शन फास्ट होगा और ये रिएक्शन स्लो होगा। तो हम लोग फिफ्थ फैक्टर देखे जो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, और ये बहुत ही आसान सा फैक्टर है, लेकिन सारे रिएक्शंस के लिए नहीं होता है, समझिएगा ध्यान से। सिक्स्थ है प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिक्स्थ फैक्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ लाइट। सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस takes place in presence of light. Such chemical reactions
केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई साहब इसको, फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। मतलब वैसा रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर लाइट के प्रेजेंस में होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना। तो जो रिएक्शन, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो जब भी होगा लाइट के प्रेजेंस में ही होगा। अगर लाइट नहीं होगा तो या तो रिएक्शन होगा ही नहीं या फिर बहुत ही स्लो होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और क्लोरीन का अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बनेगा HCl, है ना। और हाइड्रोजन और क्लोरीन का फिर से रिएक्शन कराइए तो ये नॉर्मल सिचुएशन में कराइए और इस समय क्या कीजिए आप कि इसको लाइट दे दीजिए HNu, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो हाइड्रोजन, तो अब बताइए ये रिएक्शन वेरी फास्ट होगा कि नहीं होगा? वेरी फास्ट। क्या ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगा, इतना फास्ट होगा कि हम लोग इसको एक्सप्लोसिव बोलेंगे, एक्सप्लोसिव विस्फोटक रिएक्शन हो जाएगा। और ये वेरी स्लो रिएक्शन होगा, एकदम इतना स्लो, कछुआ से भी स्लो होगा, है ना। तो क्या समझे कि इस लाइट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। लाइट का प्रेजेंस अगर नहीं होगा तो रिएक्शन या तो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा या फिर हो ही नहीं सकता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन डू नॉट अकर इन डार्क, ये डार्क में नहीं हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। बस छोटा छोटा 2 और टॉपिक है इस चैप्टर में, वो भी थ्योरेटिकल टॉपिक है। उसमें है कॉलिजन थ्योरी, जिसके बारे में बार बार चर्चा हो रही थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना। ये दो नहीं, अब 3 बोल दीजिए आप इसको। कॉलिजन थ्योरी, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में फिर से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। वहाँ पे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी होगा। ओके, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉलिजन थ्योरी और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। उसके नेक्स्ट वीडियो में होगा, जो लास्ट वीडियो का होगा हम लोग का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर से अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हर एक पॉइंट आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई सजेशन हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, आप लोग का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुशहाल रहें, आपका दिन शुभ हो।